नमस्कार, मैं आर के पंडित आप लोगों के बीच फिर से बायोमोलिकुल्स के लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूं। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोगों को 4 लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जाके आप 1 से लेकर 4 जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उन्हें देख लीजिए, अन्यथा आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटीन से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? प्रोटीन से। जैसा कि हमने पिछले दिन पढ़ा था एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के समय मैंने कहा था आप लोगों को कि जिस प्रकार हमारे शरीर के सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई हमारा एमिनो एसिड होती है। तो कौन से एमिनो एसिड से मिलकर हमारा प्रोटीन बनता है? तो उस एमिनो एसिड का नाम है अल्फा एमिनो एसिड। तो परिभाषा लिखे हुए हैं कि अल्फा एमिनो एसिड इकाइयाँ, यानी अल्फा एमिनो एसिड जो है वो यूनिट है प्रोटीन के, जो आपस में मिलकर एक बहुलक बनाते हैं। जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक बहुलक बनाते हैं। उन बहुलक को प्रोटीन कहा जाता है। यानी अल्फा एमिनो एसिड आपस में मिलकर बहुलक बनाएंगे, जिस बहुलक से प्रोटीन का निर्माण होगा। जैसे कई कोशिकाएं मिलकर शरीर बनाते हैं, ठीक कई अल्फा एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नीचे दिया गया हमारा कि अल्फा एमिनो एसिड, ए मतलब होता है एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो अल्फा एमिनो एसिड के बहुलक को प्रोटीन कहा जाता है। जैसा कि हमने जाना, अल्फा एमिनो एसिड आपस में एक बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड का नाम क्या है? हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बनकर पेप्टाइड बॉन्ड से कई अल्फा एमिनो एसिड जुड़कर हमारे प्रोटीन का निर्माण करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लाइसिन को लेते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है NH2 CH2 COOH। ये एक आपका अल्फा एमिनो एसिड है। कैसे कहेंगे हम कि ये अल्फा एमिनो एसिड है? क्योंकि क्रियाशील समूह जो है जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो अल्फा कार्बन हुआ, और उसी अल्फा कार्बन से हमारा NH2 ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो उसे हम लोग अल्फा एमिनो एसिड कहेंगे। तो ये हमारा अल्फा एमिनो एसिड है क्योंकि अल्फा कार्बन से हमारा NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम दूसरा भी लेंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? दूसरा भी लेंगे अल्फा एमिनो एसिड, और हम क्या करेंगे? इसको आपस में मिलाएंगे। ध्यान रहे, एक H को आप आगे कीजिए, फिर यहाँ पर के एक H को आप आगे कीजिए। यहाँ से इस H को हटाइए, यहाँ से इस H को हटाइए, यहाँ से OH को हटाइए, और यहाँ से OH को हटाइए। गौर से देखिए तो यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, तो H और OH मिलके बनता है जल। फिर यहाँ देखिए, यहाँ OH है और यहाँ पे H है, तो OH और H मिलकर बनता है जल। तो कहेंगे क्या? एक जल को बाहर निकालना होगा। एक जल हमारा क्या होगा? बाहर निकलेगा। रेस्ट क्या बच जाएंगे? देख लीजिए, बॉन्ड एक खाली NH, फिर हमारा CH2, CO रह गया, CO केवल रह गया क्योंकि हमारा OH जो है जल बन के बाहर निकल गया। अब इससे जुड़ेंगे यहाँ पर से NH, इससे CH2, और इससे जुड़ेंगे हमारा CO। फिर यह बॉन्ड खाली रहेगा। यहाँ फिर अगला अल्फा एमिनो एसिड जुड़ेंगे, फिर यहाँ पे अगला अल्फा एमिनो एसिड जुड़ेंगे। इस प्रकार से एक चेन बनेगी अल्फा एमिनो एसिड आपस में जुड़कर, और बहुत सारे जब अल्फा एमिनो एसिड जुड़ जाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटीन कहेंगे। फिर से एक बार आप समझिए इस बात को कि हमने क्या कहा। हमने कहा क्या कि आप एक लीजिए अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड उस एमिनो एसिड को कहते हैं जिसमें आपका एमीन ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं। अल्फा कार्बन कहने का मतलब हुआ क्रियाशील समूह के जस्ट बगल वाला कार्बन। क्रियाशील समूह के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन अगर जुड़े रहते हैं, अल्फा कार्बन से अगर NH2 ग्रुप जुड़े रहते हैं तो इसे हम लोग अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। तो एक अल्फा एमिनो एसिड का एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसा कि हमने इससे पहले भी लिया था, NH2। इससे जुड़ा हुआ हमारा कौन है? CH2। इससे जुड़ा हमारा कौन है? COOH। एक और हम लेंगे H, NH, CH2 और COOH। हमें क्या करना है? यहाँ की OH निकालनी है, यहाँ की H निकालनी है, यहाँ की H निकालनी है, यहाँ की OH निकालनी है, तो बन जाएगा हमारा H2O। OH और H, H2O, OH और H, बहुत सारे H2O बनेंगे। N की संख्या में, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, इन्फिनिटिव की संख्या बनेंगे H2O। हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? अब देखिए NH है तो NH बचा हुआ है, एक H निकला है, एक बॉन्ड खाली हो गया है यहाँ पे। फिर हमारा है
CH2, फिर हमारा CO, OH निकल चुका है, OH निकल चुका है। अब इससे कौन जुड़ेगा? NH, फिर इससे कौन जुड़ेगा? CH2, और इससे क्या जुड़ेगा? CO, फिर इधर बॉन्ड खाली है, इधर फिर जुड़ेगा NH, फिर CH2, फिर CO, फिर आगे हमारा बच जाएगा CO के बाद बॉन्ड, तो फिर NH, फिर CH2 और फिर हमारा CO। यानी इस प्रकार से कई संरचनाएं रिपीट होगी और कई अल्फा एमीन आपस में मिलेंगे, और जब कई अल्फा एमीन आपस में मिल जाएंगे तो प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, यानी ये हमारा प्रोटीन बनाने की एक विधि है। प्रोटीन के बारे में हमने क्या जाना? प्रोटीन के बारे में हमने जाना कि अल्फा एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर बहुत सारे बहुलक का निर्माण करते हैं। उन्हीं बहुलक को, अल्फा एमिनो एसिड के उन्हीं बहुलक को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। मक्खन क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए हम लोग प्रोटीन के बारे में और जानेंगे। प्रोटीन को बहुलीकृत, क्योंकि यह एक बहुलक है, प्रोटीन एक बहुलक है, इन्हें हम कह सकते हैं बहुलीकृत एमिनो अम्ल एमाइड। एमाइड क्यों? क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड लगे हुए हैं। एमाइड क्यों? क्योंकि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड लगे हुए हैं, इसलिए इनका नाम एक और हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा? बहुलीकृत एमिनो अम्ल पेप्टाइड। प्रोटीन के कुछ स्रोत है, सोर्स, कि प्रोटीन कहाँ से मिलते हैं। तो प्रोटीन मिलते हैं हमारा कहाँ, प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस खाद्य पदार्थ से प्रोटीन मिलते हैं? सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है, आपको पता होगा 9th 10th से आप 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं ना। प्रोटीन कहाँ मिलता है? सोयाबीन से। दाल में प्रोटीन पाया जाता है, आपकी मम्मी कहती होगी कि दाल बुआ खा लो प्रोटीन मिलता है, बचपन में कही होगी नहीं कि दाल पी लो प्रोटीन मिलेगा। मांस से प्रोटीन मिलता है, जो मांस नहीं खाते हैं उनको प्रोटीन कहाँ से मिलता होगा, लेकिन मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, जानिएगा। अंडे से प्रोटीन मिलते हैं, अंडे से, है ना। उसके बाद हमारा गेहूं से भी प्रोटीन हल्का मुल्का मिलता है, और दूध से भी प्रोटीन मिलता है हल्का हल्का। ये जो हमारा ये जो बना के दिया गया टेबल, ये आपको देख लीजिए, ये टेबल कितना किसका दिया गया है। सोयाबीन और दाल में 54% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, और भी किसी और न्यूट्रिएंट्स का मात्रा होगा, किसी और पोषक तत्व का मात्रा होगा, लेकिन फिलहाल हमारा सोयाबीन और दाल में जो है प्रोटीन की मात्रा 54% है, और मांस में जो हमारा है 22% प्रोटीन है, और अंडा में जो हमारा प्रोटीन की मात्रा है वो कुल 14% प्रोटीन की मात्रा है। गेहूं जो होता है उसमें 12% है, दूध में जो हमारा 4% है। एक बात और, अगर आप कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो इसका वैज्ञानिक नाम बताइएगा हमें, कमेंट बॉक्स में जो है आप एक प्रयास कीजिएगा कि गेहूं के वैज्ञानिक नाम आप बता दीजिए, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि आपकी बायोलॉजी भी अच्छी है। चलिए हम लोग प्रोटीन के स्रोत को जान लिया, और हम लोग आप बढ़ेंगे अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड जो हमारा है वो अगला स्लाइड हमारा है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। तो प्रोटीन के क्लासिफिकेशन पे हम लोग आएंगे, यानी प्रोटीन के वर्गीकरण पे हम लोग आएंगे। प्रोटीन का वर्गीकरण जो है बहुत बेस बना के किया गया है, बहुत आधार बना के किया गया है। जैसे आपका वर्गीकरण आपके घर में बहुत तरह से किया गया होगा। आप अधिक खाते होइएगा तो वो कम खाने वाला है, वो अधिक खाने वाला का वर्गीकरण। आप पढ़ने में कमजोर होइएगा तो आप जो आपके घर में पढ़ने में अधिक तेज होगा उसका अलग वर्गीकरण, कमजोर का अलग वर्गीकरण। आपका दिमाग कम काम करता होगा तो आपका वर्गीकरण अलग किया जाएगा, जिसका दिमाग अधिक काम करता है उसका वर्गीकरण अलग किया जाएगा। प्रोटीन का जो है अलग अलग स्रोत और प्रोटीन के अलग अलग वर्क के आधार पे, वर्क कह सकते हैं ना, वर्क या उसके साथ क्या घटनाएं हो रहे हैं उसके आधार पे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किया गया है, प्रोटीन को बांटा गया है। तो उसका आधार क्या क्या है? पहला आधार जो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन जो बनता है उसकी संरचना के आधार पे जो है प्रोटीन का प्रकार दिया गया है। पहला है फेवरेस प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशेदार प्रोटीन, और दूसरा हमारा है गोलीय प्रोटीन। पहला हमारा है रेशेदार प्रोटीन, दूसरा हमारा है गोलीय प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन किसे कहेंगे? वह प्रोटीन के अणु जो आपस में बॉन्ड होकर रेशे बनाता है। रेशा आप लोग देखें, रेशा ऐसा रेशा जो निकला रहता है, जैसे कपास का रेशा, एक कपड़ा बना शर्ट बना जिसका रेशा निकला होगा, रेशा एक लाइन की तरह होता है रेशा, ऐसे ऐसे रेशा रहता है, आप देखे होइएगा। हम यहाँ बनाते हैं ऐसे ऐसे रेशा रहता है, ऐसे ऐसे, है ना। देखा रेशा आप लोग, वो कभी कभी हम लोग बचपन में क्या करते थे, आपको याद होगा कि कलम को जो है एग्नीचेल कलम अगर खत्म हो जाया करता था तो उसको आग पे गर्म करके एक लगा कहते पकड़ो खींच के ले जाओ, तार बनाते हैं इसको, और बड़ा बड़ा हम लोग रेशा बनाते थे, है ना। तो वो रेशा जो है उसी रेशा के समान हमारा
रेशेदार प्रोटीन। यानी नाम से स्पष्ट है, रेशेदार प्रोटीन, जो हमारा प्रोटीन आपस में जुड़कर एक ऐसी संरचना बनाए जो संरचना हमारा रेशे के समान हो जाए, उस संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहेंगे, रेशेदार प्रोटीन कहेंगे। जो भी रेशेदार प्रोटीन होते हैं वो जल में बिल्कुल घुलनशील नहीं है। आपके पास बाल है ना, आपका बाल रेशा की तरह है ना, रेशा की तरह बाल आपका, तो रेशेदार प्रोटीन होगा। और क्या हम बाल को जल में घुला देंगे? कोई ऐसा है जो बाल को जल में घुला देंगे? अगर घुला देंगे तो प्रैक्टिकल करके हमको भेजिएगा, ठीक है, हम भी देखेंगे ट्राई करके। यानी बाल को हम लोग नहीं घुला सकते हैं, और बाल रेशा के समान है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, यह हमारा रेशेदार प्रोटीन है। तो हम कहेंगे क्या कि इसमें प्रोटीन के अणु आपस में जुड़कर रेशे का निर्माण करता है। यानी रेशेदार प्रोटीन में क्या होगा कि रेशेदार प्रोटीन में उसके अणु जो हैं, ये बहुत सारे अल्फा एमिनो अम्ल का जो अणु है आपस में जुड़कर क्या करेंगे, एक रेशा की तरह संरचना बनाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशेदार प्रोटीन। यह जल में अघुलनशील है। हमने आपको पहले कहा केरोटीन जो होता है बाल का एक प्रोटीन है जो कि जल में घुलनशील है। इससे आप याद कर सकते हैं कि बाल जल में नहीं घुलता है और बाल एक रेशा के समान है। अगर रेशा है तो ये रेशेदार प्रोटीन है। अगर रेशेदार प्रोटीन है तो बाल जल में नहीं घुलेगा, तो हम कह सकते हैं कि यह जल में अघुलनशील है। चलिए, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। केरोटीन जो कि हमारे बाल में पाए जाते हैं, हमारे नाखून में पाए जाते हैं, और हमारे स्किन में, जो हमारा स्किन है ये भी केरोटीन का कहीं ना कहीं, केरोटीन इसमें प्रोटीन का कहीं ना कहीं थोड़ा अंश है। फाइब्रियोन जो है रेशम आप देखे होगा, रेशम के बारे में कहा जाता है कि रेशम प्राप्त करने के लिए जो है सिल्क का प्रयोग किया जाता है, सिल्क कीट का प्रयोग किया जाता है। जो कीट होते हैं, कीट उसके लार से जो है पौधे पर रेशम बनते हैं। तो लार से जो वो कीट के लार से जो प्रोटीन निकलता है उस प्रोटीन का नाम क्या है, फाइब्रियोन। उसके हमारा है मायोसिन। हमारे मांसपेशियों में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उन प्रोटीन का नाम है मायोसिन। आपको एक क्वेश्चन और बायोलॉजी के यहाँ हम पूछ लेते हैं, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी का टॉपिक भी साथ में बताइएगा कि मांसपेशियों में जो है कभी कभी ऐठन होता है, दर्द होता है, किस अम्ल के कारण। केमिस्ट्री में भी आ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी होगा, क्योंकि अम्ल आया तो केमिस्ट्री की बात तो है ही। मायोसिन जो है ये हमारा एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाएगा, और ये प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है, रेशेदार प्रोटीन का, जो हमारे मांसपेशियों में पाए जाएंगे। कोलाजन जो हमारा प्रोटीन है वो टंडन। अब टंडन के बारे में भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। टंडन जो होता है, मेरे समझ से आपको पता होना चाहिए, टंडन जो होता है हड्डियों को जोड़ने वाला, दो हड्डियों को जोड़ने वाला जो होता है उसे टंडन कहा जाता है। तो टंडन में होता है हमारा उपास्थि। वैसा जो लचीलापन होगा ना, लचीलापन कहते हैं ना, ये हड्डी है, लचीलापन हड्डी है, उपास्थि है। ये कान की हड्डी जो है लचीलापन है, नाक की हड्डी लचीलापन है, उपास्थि है ना। तो उपास्थि में कोलाजन पाया जाता है। अस्थि हड्डी में भी हमारा कोलाजन पाया जाता है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, रेशेदार प्रोटीन का। दूसरा है गोलीय प्रोटीन। संरचना की बात करें तो प्रोटीन के आपस में जुड़कर, प्रोटीन के अणु आपस में जुड़कर क्या बनाएगा, गोला बनाएगा। एक गोला ऐसे गोला बनाएगा, ऐसे गोला बनाएगा। वो एक रेशा बना रहा था रेशेदार प्रोटीन, ये गोला बनाएगा, गोलीय प्रोटीन। तो गोलीय प्रोटीन जो होगा वो गोला बनाएगा और ये जल में घुलनशील होता है। ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन के बारे में आप जानते होगा कि हीमोग्लोबिन रक्त में भी घुलनशील है। हीमोग्लोबिन कहाँ है, रक्त में घुलनशील। अगर रक्त में हीमोग्लोबिन घुलनशील है मतलब जल में भी क्या होगा, घुलनशील होगा। यानी ध्यान रखिएगा कि अगर जल में घुलनशील प्रोटीन है तो गोलीय प्रोटीन होंगे, ठीक है। साथ में हमारा एंटीबॉडी का नाम आप लोग सुनिएगा कि हमारे शरीर में जो है कुछ ऐसे चीज का निर्माण होता है बॉडी के अंदर जो बीमारी से बचाव करने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसको एंटीबॉडी कहा जाता है ना। एंटीबॉडी, एंटीजन, ये सब सुने होइएगा आप लोग, ठीक है। हार्मोन हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलती है। आपको पता है कि 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित होते हैं, जिसमें आप लोग प्यूटरी ग्रंथि पढ़े होइएगा, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि पढ़े होइएगा, लैंगरहंस की दुपिकाएं, एड्रीनलिन ग्रंथि पढ़े होइएगा, जनन ग्रंथि पढ़े होइएगा। इस सबसे हार्मोन निकलते हैं। ये वृद्धि के लिए सहायक है ना, बहुत कार्य के लिए सहायक है, ठीक है। और एंजाइम के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा कि एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर संख्या 5 में। अभी इसके बाद एंजाइम का टॉपिक भी आने वाला है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर डीकम्पोजिशन। कहने का मतलब होता है कि जल अपघटन से प्राप्त उत्पाद के आधार पर,
हम अगर जल अपघटन करेंगे तो उसे क्या, प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे तो क्या क्या बनेगा, उसके आधार प्रकार है सिंपल प्रोटीन, सामान्य प्रोटीन, यानी जिसका जल अपघटन करेंगे और केवल एमिनो अम्ल मिलेगा, जिसका जल अपघटन करेंगे केवल अल्फा एमिनो अम्ल मिलेगा, उसे हम लोग सिंपल प्रोटीन कहेंगे। जैसे में हमारा क्या होगा, प्रोलेमिन, ग्लूटेनिन, एल्बुमिन। एल्बुमिन के बारे में पता है आप लोग को? नहीं पता है तो एक बार कमेंट में आप लोग बताइए कि सर बता दीजिए एल्बुमिन के बारे में। एल्बुमिन के बारे में उसे पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर हमारा आता है कंजुगेट प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, इसका हिंदी होता है संयुग्मी प्रोटीन। करा इसके जल अपघटन से अल्फा एमिनो के साथ कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल के साथ क्या बन जाएगा, कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संयुग्मी प्रोटीन कहेंगे। जिसमें है न्यूक्लियो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। और अंतिम हमारा है डेरिवेटेड प्रोटीन, जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। वो होता है कि जब सरल और संयुग्मी प्रोटीन को जो है क्षार या अम्ल में क्रिया करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो कुछ प्राप्त होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न प्रोटीन कहेंगे। जैसे प्रोटियोज, पेप्टॉन। पेप्टॉन के बारे में आप लोग पता होना चाहिए, बायोलॉजी में पाचन क्रिया में मदद करता है प्रोटीन में, प्रोटीन को बचाने में। और पेप्टाइड, तो ये हमारा कुल मिला के वर्गीकरण था। तो हम लोग अब जो है प्रोटीन के अगले प्राव की ओर चलेंगे, अगले क्लासिफिकेशन की ओर चलेंगे। अगला क्लासिफिकेशन इसके फंक्शन के आधार पे है, इसके कार्य के आधार पे। कार्य के आधार पे जो है पहला संरचनात्मक प्रोटीन है। इसमें कोलेजन के बारे में आप लोग जानते हैं कि स्किन, अस्थि और अस्थि पर काम करते हैं। दूसरा संकुचित प्रोटीन है, जो कि मांसपेशी को संकुचित करने में भी माइसिन और एक्टिन काम करते हैं। एंजाइम के बारे में, हार्मोन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में, रक्त प्रोटीन के बारे में और एक्सिन के बारे में आप लोग को यहाँ पे पढ़नी है। टॉक्सिन के बारे में, टॉक्सिन, कुल इतने के बारे विषय में आपको पढ़नी है। तो पहला टॉपिक हम लोग लेके आते हैं प्रोटीन, एंजाइम के बारे में। अभी तक जो है आप एंजाइम्स के बारे में इससे पहले भी किसी न किसी चैप्टर में पढ़ के आए हैं। हम आपको याद करा दे, एक चैप्टर हमारा था फिजिकल केमिस्ट्री का, चैप्टर संख्या 5 सरफेस केमिस्ट्री। उसमें हमें कैटलिस्ट के साथ साथ एंजाइम्स के बारे में पढ़ना था, और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ही डिटेल में एंजाइम्स बताए गए हैं। आपको आके देख सकते हैं उस वीडियो को भी, तो आप वहां से एंजाइम्स को पढ़ लीजिए। हल्का हल्का थोड़ा मोड़ा नॉलेज जो है आपको यहाँ भी हम भर देते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ रिपीट करते हैं, याद कराते हैं। एंजाइम्स के बारे में कहा जाता है, याद कीजिए, एंजाइम्स एक जैव उत्प्रेरक है, यानी जीवों के शरीर में जो भी जीव है, चाहे हम हो चाहे कोई भी जीव हो, सभी जीवों के शरीर में जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए हमें एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। यानी एंजाइम्स के द्वारा हम किसी भी जैविक जीव शरीर के जो भी क्रियाएं होती हैं उसे उत्प्रेरित कर सकते हैं। इसे खमीर कोशिकाओं से बनाया गया था। यह बात को ध्यान रखिएगा कि एंजाइम्स किससे बना था, खमीर कोशिकाओं से मिलकर बना था। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, यह प्रोटीन होता है, प्रोटीन का प्रकार चला तो प्रोटीन ही होगा। इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है, ये विशिष्ट नेचर के होते हैं। याद कीजिएगा आप लोग, एंजाइम में ई बनाया जाएगा, वहां पे अगर पढ़े होइएगा तो इधर से अब बनाया गया होगा, ताला और कुंजी वाला कंसेप्ट आया था हमारा। इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। यह सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। सक्रियण ऊर्जा आपको याद हो या ना हो, हम बता देते हैं सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। यानी किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। तो उस सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, यानी अभिक्रिया के होने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। तो यह सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। आपको पता है अगर ये सक्रियण ऊर्जा की मात्रा कम कर देगा तो अभिक्रिया की वेग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। साथ में इसका जो पीएच होता है, एक फिक्स पीएच होता है जिसको ईस्ट पीएच कहा जाता है, और टेम्परेचर भी फिक्स होता है जिसे हम लोग ईस्ट टेम्परेचर कहते हैं। एंजाइम्स की क्रियाशीलता कम जो करता है, घटा देता है, उसे मंदन कहा जाता है। त्वरण के उल्टा मंदन, त्वरण की प्रक्रिया कम करने वाले को मंदन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से एंजाइम की क्रियाशीलता कम करने वाले को भी हम लोग मंदन कहते हैं। कुछ एंजाइम्स है जैसे इन्वर्टेज, आपको पता है इन्वर्टेज के बारे में कि ये C12H22O11 किसका सूत्र है, सुक्रोज का। इसको तोड़ने के लिए इसका जल अपघटन जब करवाते हैं तो इन्वर्टेज
के द्वारा इसको तोड़ा जाता है तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 में ये टूट जाता है, जिसमें से एक जो होता है हमारा ग्लूकोज, एक हमारा फ्रक्टोज, यानी यह सुक्रोज को इन्वर्टेड जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। इसी चैप्टर हम लोग पढ़े शुरुआत में। फिर हमारा लैक्टोज है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर लैक्टोज बनता है। फिर हमारा मल्टोज है, ये सुक्रोज को ये हमारा यहाँ पे लैक्टोज होगा, लैक्टोज, यहाँ पे मल्टोज, ये हमारा ग्लूकोज में बदलता है। और यूरेज जो हमारा यूरेज ऐसे लिखा था हिंदी में, ये हमारा यूरिया को अमोनिया में और साथ में हमारा यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार से एंजाइम की टॉपिक खत्म हो गई। प्रोटीन अभी भी बचे हुए हैं, प्रोटीन की एक लेक्चर और आपके बीच में आएंगे। तब के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की बटन को दबा कर रखिए। जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ या मेरा वीडियो अपलोड किया जाएगा, आपका जो बेल आइकन है वो बजे और आप कहे और सर आ चुके हैं, हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद।